हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइफ साइंस ट्यूटोरियल्स। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के फोर्थ लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जीन इंटरैक्शन। जीन इंटरैक्शंस का मतलब क्या होता है? जितने भी हमारी बॉडी में जीन्स होती हैं वो सब आपस में इंटरैक्ट करके और फिर अलग अलग क्या बनाते हैं, कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, है ना। अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाते हैं और अलग अलग कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, तो जीन इंटरैक्शन जो है दो प्रकार के होते हैं, याद रखना। अभी आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा आज के इस लेक्चर में कि जीन इंटरैक्शन क्या होता है। ध्यान से, धैर्य से, पेशेंस बना के रखेंगे तो डेफिनेटली आपको समझ आएगा। बहुत आसान भाषा में हम लोग यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, जीन इंटरैक्शन। जीन आपस में क्या करते हैं? इंटरैक्ट करते हैं, मिलजुल कर काम करते हैं और आगे जाकर फिर मिलजुल कर कैरेक्टर्स का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो जीन इंटरैक्शन दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के जीन इंटरैक्शन? दो प्रकार के जीन इंटरैक्शन। ठीक है, यहाँ पर इसको थोड़ा सा ये कर लेते हैं। ठीक, जीन इंटरैक्शन कितने प्रकार के? टू टाइप्स ऑफ जीन इंटरैक्शन, है ना। जीन इंटरैक्शन कितने प्रकार के? दो प्रकार के जीन इंटरैक्शन होते हैं। कौन कौन से दो प्रकार के जीन इंटरैक्शन होते हैं भाई साहब? तो सबसे पहला आता है एलिलिक इंटरैक्शन, या जिसे इंट्राजेनिक इंटरैक्शन बोला जाता है। सबसे पहला क्या आता है? एलिलिक इंटरैक्शन। एलिलिक इंटरैक्शन, है ना, या जिसे इंट्राजेनिक इंटरैक्शन कहा जाता है। और दूसरा आता है हमारा क्या? नॉन एलिलिक इंटरैक्शन या इंटरजेनिक इंटरैक्शन। तो आज के लेक्चर में तो हम लोग एलिलिक इंटरैक्शन को पढ़ेंगे। ठीक है, नॉन एलिलिक इंटरैक्शन या इंटरजेनिक। इंटर मतलब अलग अलग एलिल के बीच में हो रहा है। ठीक है, अब ये दोनों का मीनिंग क्या है ये मैं अभी आपको समझाऊंगा। इंटरजेनिक, इंटरजेनिक इंटरैक्शन, है ना। तो देखो, एक बार ध्यान से समझेंगे। एलिलिक इंटरैक्शन मतलब क्या होता है? दो सेम एलिल या एक ही जीन के दो एलिल के बीच में इंटरैक्शन होता है। जैसे कि यहाँ पर एक क्रोमोसोम बना दिया मैंने और ये होमोलॉगस क्रोमोसोम बना रहा हूं ना। ये मान लो एक क्रोमोसोम और ये एक और क्रोमोसोम। होमोलॉगस क्रोमोसोम मतलब आपको पता ही है, होमोलॉगस क्रोमोसोम सेम पेयर में पाए जाते हैं, है ना। सेम, जैसे 12वां नंबर का क्रोमोसोम है तो उसके दोनों क्रोमोसोम आपस में होमोलॉगस होंगे, है ना। 12वें नंबर में दो क्रोमोसोम। भाई मैंने बोला ना कि 13 पेयर होता है, सॉरी, हमारे इंसानों में 13 पेयर, क्या बोल रहा हूँ, 23 पेयर, है ना। हमारे इंसानों में 23 पेयर गुणसूत्र होते हैं। और पेयर में होते हैं मतलब क्या? एक पेयर में दो हैं, तो ये दोनों क्रोमोसोम क्या है? आपस में होमोलॉगस है ना। तो उस होमोलॉगस में जीन्स भी आपस में सेम जगह पाए जाते हैं। जैसे इसमें आई कलर वाला जीन अगर यहां पर पाया जा रहा है और आई कलर वाला मान के चलो ई है, तो यहां पर भी, सॉरी, इस वाले में भी आई कलर वाला जीन मान के चलो ये 5वें नंबर का क्रोमोसोम है ना। तो इस 5वें नंबर के इस क्रोमोसोम में भी आई कलर का जीन यहीं पर ही पाया जाएगा। तो ये क्या है? इस क्रोमोसोम का, सॉरी, इस जीन का लोकस है। और इसी को ही एलिल भी बोलते हैं। एलिल और जीन लगभग सेम है। एक जीन है जिसके दो एलिल, जैसे कि मान के चलो आई कलर को कंट्रोल करने वाला एक जीन है ई। अब इसके दो एलिल हो सकते हैं, है ना। जो हमारा ई जीन है ये हमारे आई कलर को कंट्रोल कर रहा है, लेकिन इसके दो एलिल होंगे, एक मान के चलो कैपिटल ई और एक मान के चलो स्मॉल ई, है ना। अब दो एलिल, एलिल किसको कंट्रोल करते हैं? ट्रेट को कंट्रोल करते हैं। लेकिन जीन किसको कंट्रोल करते हैं? कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं। कैरेक्टर क्या? आई का कलर एक कैरेक्टर हुआ, लेकिन आई के कई कलर हो सकते हैं। जैसे आई ब्राउन हो सकता है, आई ब्लू हो सकता है, आई ब्लैक हो सकता है। तो ये अलग अलग कलर्स जो है ना, ये एलिल के द्वारा कंट्रोल होता है। ठीक है, तो जीन कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, लेकिन एलिल ट्रेट्स को कंट्रोल करता है। और ट्रेट क्या है? आई का कलर कौन सा है, ये ट्रेट है। लेकिन कैरेक्टर क्या है? आई का कलर, बस। तो ये, तो एक जीन के अलग अलग 2 3 4 एलिल हो सकते हैं, है ना। तो भाई जो एलिल है उनके बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, सेम एलिल के बीच में इंटरेक्शन, एक ही जीन के दो एलिल के बीच में इंटरेक्शन को हम लोग बोलते हैं क्या? एलिलिक इंटरेक्शन बोलते हैं। जैसे ई और ई, इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है जिससे कि कोई नया आई कलर बन रहा है, तो ये होगा हमारा एलिलिक इंटरेक्शन। लेकिन मान के चलो ये एक क्रोमोसोम और ये दूसरा क्रोमोसोम, यहाँ पर एक एलिल है और यहाँ पर दूसरा एलिल, मान के चलो यहाँ पर ए एलिल, यहाँ पर सी एलिल। इन दोनों के बीच में अगर इंटरेक्शन हो रहा है तो ये क्या कहलाएगा? नॉन एलिलिक इंटरेक्शन, क्योंकि ये दोनों
सेम जीन के एलील नहीं है, ये अलग-अलग एलील हैं, ठीक है? इसीलिए, ठीक? तो हम लोग आज के लेक्चर में पढ़ने जा रहे हैं एलिलिक इंटरैक्शन, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे क्या? नॉन एलिलिक इंटरैक्शन, ठीक है? तो आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? एलिलिक इंटरैक्शन, ठीक है भाई साहब? क्या पढ़ रहे हैं? एलिलिक इंटरैक्शन। कहाँ है ये? क्या पढ़ रहे हैं? एलिलिक इंटरैक्शन आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। पहला एलिलिक इंटरैक्शन, इंटरैक्शन, है ना? एलिलिक इंटरैक्शन क्या होता है? दो एलिल के बीच में सेम एलिल जो सेम लोकस में उपस्थित होते हैं उनके बीच में इंटरैक्शन को क्या बोलते हैं? एलिलिक इंटरैक्शन बोलते हैं। यहां पर उसी बात को हम लोग लिखेंगे कि एलिलिक इंटरैक्शन कहां पर होता है? एलिल ऑफ सेम जीन विच आर प्रेजेंट एट सेम लोकस, है ना? सेम जीन के एलील के बीच इंटरैक्शन, है ना? बीच इंटरैक्शन जो सेम लोकस पर प्रेजेंट होते हैं। अब लोकस क्या है आपको पता है? क्रोमोसोम में एलील का जो पोजीशन होता है वो लोकस कहलाता है, ठीक है? क्रोमोसोम में एलील का जो पोजीशन है वो लोकस कहलाता है। जैसे एग्जांपल ऑफ एलिलिक इंटरैक्शन जो है आगे देखते हैं, है ना? एग्जांपल आगे देखेंगे नेक्स्ट पेज में। यहां पर देखो, सबसे पहला आता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, है ना? सबसे पहला क्या आ रहा है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस या अपूर्ण प्रभुत्व क्या होता है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। देखो ध्यान से देखना, मेंडल ने के लॉ ऑफ डोमिनेंस के अनुसार F1 जनरेशन में होगा हमेशा डोमिनेंट कैरेक्टर दिखना चाहिए, ठीक है? हमने देखा मेंडल के लॉ के अनुसार, लॉ ऑफ डोमिनेंस के अनुसार, जैसे कि मैं कैपिटल टी और स्मॉल टी को क्या कराया? क्रॉस करवाया, ठीक है? तो कैपिटल टी वाले क्योंकि कैपिटल है डोमिनेंट है और स्मॉल टी वाले क्या है? रेसेसिव है। अब इन दोनों का जब क्रॉस कराते हैं तो F1 जनरेशन में हमें क्या मिलता है? कैपिटल टी स्मॉल टी मिल रहा है, दोनों का कॉम्बिनेशन मिल रहा है जीनोटाइप में। लेकिन फिनोटाइप क्या होगा? ये टॉल ही होगा, ऑल टॉल, ठीक है? ये है अकॉर्डिंग टू मेंडल। मतलब मेंडल के अकॉर्डिंग F1 जनरेशन में क्या मिलता है हमको? जो डोमिनेंट वाला कैरेक्टर है वही शो होता है, ठीक है? ऑलवेज डोमिनेंट, ठीक है? ऑलवेज डोमिनेंट कैरेक्टर जो है क्या होता है? एक्सप्रेस होता है मेंडल के अनुसार। ऑलवेज डोमिनेंट कैरेक्टर एक्सप्रेस होता है मेंडल के अनुसार। लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म में ऐसा नहीं होता है भाई साहब। कुछ ऑर्गेनिज्म में F1 जनरेशन पेरेंट से अलग होते हैं, ठीक है? जैसे यहां पर हमने क्या देखा कि भाई मेंडल के अनुसार जो डोमिनेंट वाला पेरेंट है उसी का कैरेक्टर F1 जनरेशन में, पहले जनरेशन में क्या होगा? दिखेगा। लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म में जो पहले जनरेशन में जो बच्चा मिलेगा हमको वो ना तो इसकी तरह होगा ना तो इसकी तरह, मतलब पेरेंट की तरह नहीं होगा, वो कुछ अलग ही होगा। तो यही है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक है? जैसे कि यहां पर हम लोग देखते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस में डोमिनेंट और रेसेसिव दोनों फैक्टर मौजूद रहते हैं, लेकिन डोमिनेंट फैक्टर अपना कैरेक्टर पूरी तरह व्यक्त नहीं कर पाता, ठीक है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होता है कि डोमिनेंट वाला भी रहेगा, रेसेसिव वाला भी रहेगा, लेकिन डोमिनेंट वाला अपने कैरेक्टर को पूरी तरह से शो नहीं कर पाता, एक्सप्रेस नहीं कर पाता, जिसकी वजह से रेसेसिव वाले का जो कैरेक्टर है वो दब नहीं पाता, है ना? मास्क नहीं हो पाता, है ना? मतलब सॉरी, हाँ वही, मतलब कंप्लीटली रेसेसिव वाले के कैरेक्टर को मास्क नहीं कर पाता, जिसकी वजह से डोमिनेंट और रेसेसिव दोनों कैरेक्टर का मिक्स कैरेक्टर हमको F1 जनरेशन में देखने को मिलता है ना? मतलब ये जो F1 जनरेशन है इसमें न तो एक पेरेंट न तो दूसरे पेरेंट, दोनों की तरह नहीं दिखता। ये F1 जनरेशन जो है ना किसी तीसरे की तरह दिखता है, और तीसरे की तरह क्या मतलब? ये पेरेंट 1 और पेरेंट 2 दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। मतलब यहाँ पर कैरेक्टर्स की ब्लेंडिंग होती है, कैरेक्टर्स मिक्स हो जाते हैं, ठीक है? इसका परिणाम क्या होता है पता है? इंटरमीडिएट टाइप ऑफ जनरेशन, जो दोनों पेरेंट से अलग होते हैं, इसका परिणाम क्या मिल रहा है हमको? इंटरमीडिएट टाइप ऑफ जनरेशन मिल जा रहा है। मतलब कि ना तो मेल की तरह ना तो फीमेल की तरह, या ना तो पेरेंट 1 की तरह ना तो पेरेंट 2 की तरह, ठीक है? मान के चलो ये है पेरेंट 1 और ये है पेरेंट 2,
तो पेरेंट 1 और पेरेंट 2 किसी की तरह नहीं दिखता, ये F1 जनरेशन का जो बच्चा है वो, ये अलग ही कैरेक्टर ले लेता है ना, अलग दिखता है ये दोनों से, तो उसे ही इंटरमीडिएट जनरेशन बोल रहे हैं, ठीक है। चलो, तो ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस में हो रहा है। अब यहां पर ये क्यों होता है पता है, ये एलिलिक इंटरैक्शन की वजह से होता है, ये यहां पर लिख देता हूं मैं, ड्यू टू एलिलिक इंटरैक्शन, क्योंकि हम लोग अभी एलिलिक इंटरैक्शन का ही एग्जांपल पढ़ रहे हैं, तो ड्यू टू एलिलिक इंटरैक्शन, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है वो किसका एग्जांपल है ना, तो ये एलिलिक इंटरैक्शन का ही एग्जांपल है, याद रखेंगे। अब एग्जांपल ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस का हम लोग देख लेते हैं, अभी जैसे ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस देखे, इसका एग्जांपल भी देख लेते हैं भाई साहब, है ना, क्या होता है। तो देखो, पहला आता है फ्लावर कलर इन मिराबिलिस जलापा। मिराबिलिस जलापा में फ्लावर कलर को देखते हैं। इनकम्प्लीट डोमिनेंस को सबसे पहले कॉरेंस नाम के वैज्ञानिक ने मिराबिलिस जलापा नाम के फ्लावर में खोजा था। ये मिराबिलिस जलापा जो है ना, आप वो देखते हो बोगिनविलिया, है ना, तो मतलब एक फ्लावर होता है ना पिंक कलर का, उसमें ये चीज देखने को मिलता है। इस पौधे को 4 o'clock प्लांट या गुल ए बेंस भी कहते हैं। और याद रखना, ये जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है उसको सबसे पहली बार कॉरेंस ने मिराबिलिस जलापा में खोजा था। इसके फूल 3 रंगों के पाए जाते हैं, रेड, व्हाइट और पिंक, 3 कलर के फूल पाए जाते हैं। अब ये जो रेड वाला है ना, वो एक पेरेंट है और व्हाइट वाला दूसरा पेरेंट है। इन दोनों का जब क्रॉस किया जाता है तो F1 जनरेशन में हमें सभी पिंक मिल जाते हैं, मतलब कि कैपिटल आर रेड वाला है, डोमिनेंट होता है, और स्मॉल आर व्हाइट वाला है जो क्या होता है, रेसेसिव होता है। इन दोनों का जब क्रॉस कराए तो हमें मेंडल के अनुसार तो यहाँ पर रेड मिलना था, लेकिन रेड ना मिलकर पिंक मिल रहा है, मतलब कि दोनों का इंटरमीडिएट, दोनों की मिक्सिंग हो जा रही है ना। तो जब F1 जनरेशन पिंक फ्लावर को सेल्फिंग किया जाता है तो यहाँ पर हमें क्या मिलता है, F2 जनरेशन में रेड, पिंक और व्हाइट तीनों मिलते हैं, और इसका रेशियो क्या होता है, 1:2:1 रेशियो होता है ना। और ये जीनोटिपिक रेशियो भी यही होता है, फिनोटिपिक रेशियो भी यही होता है। फिनोटाइप रेशियो और जीनोटाइप रेशियो इन दोनों में समान होते हैं, 1:2:1, ठीक है। तो यहां पर मैं आपको क्रॉस करके बताता हूं, ठीक है। देखो, हमने क्या करा, एक रेड फ्लावर लिया, हमने क्या करा, एक रेड फ्लावर लिया, ठीक है, क्या लिया, रेड फ्लावर लिया, और एक व्हाइट फ्लावर लिया। अब रेड का हम लोग यहाँ पर क्या लिखते हैं, जीनोटाइप लिखते हैं कैपिटल आर क्योंकि ये डोमिनेंट है, और व्हाइट का हम लोग लिखते हैं स्मॉल आर क्योंकि ये रिसेसिव है। इन दोनों का जब क्रॉस कराते हैं तो हमें F1 जनरेशन में कैपिटल आर स्मॉल आर मिलेगा, और ये F1 जनरेशन का जो बच्चा है ना, ऑफस्प्रिंग है या प्रोजेनी है, ये न ही रेड की तरह है न ही व्हाइट की तरह है, मतलब ये इंटरमीडिएट है, पिंक है ये। तो यही तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है ना, मतलब कि डोमिनेंट वाला रेसेसिव वाले को कंप्लीटली दबा नहीं पाया, इनकम्प्लीटली डोमिनेट कर पाया ये, है ना। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि दो कपल हैं जिसमें कि एक अपना पूरा धौस जमाने की कोशिश कर रहा है लेकिन पूरा डोमिनेट नहीं कर पा रहा है, क्योंकि दूसरी पार्टनर जो है वो भी अपना रॉब झाड़ रही है, वो भी अपना डोमिनेंसी शो करने की कोशिश कर रही है ना। तो दोनों का वहां पर इंटरमीडिएट सॉल्यूशन निकल रहा है ना, किसी का नहीं चल रहा, ना ही मेल का चल रहा है और ना ही फीमेल का चल रहा है, वहां पर दोनों का इंटरमीडिएट सॉल्यूशन निकल रहा है ना। तो ये है, तो अब ये तो F1 जनरेशन में मिला। अब F2 जनरेशन के लिए इसी का सेल्फिंग कराते हैं, सेल्फिंग, ठीक है। तो F2 जनरेशन में हमें क्या मिलेगा, यहां पर कैपिटल आर स्मॉल आर, पिंक पिंक है ये, ठीक है, पिंक करा दे हैं कॉस, तो हमें क्या मिल जाएगा पता है, एक मैं पनेट स्क्वायर बना देता हूं, यहां पर पनेट स्क्वायर में ऐसे ये रहा, ठीक, एक तरफ कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर। अब इनका जब क्रॉस कराते हैं तो हमें यहां पर मिलता है कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर और स्मॉल आर स्मॉल आर, ये हमें मिल गया, है ना। तो हमें क्या क्या मिला, कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर और स्मॉल आर स्मॉल आर। ये कितने मिले, एक मिले, ये दो मिले और ये एक मिले, मतलब हमको 1:2:1 का रेशियो मिला हमें। अच्छा, ये वाला पिंक है, सॉरी ये वाला क्या है, रेड है, ऐसे कर, ये रेड है, ये क्या है, पिंक है, और ये क्या है, व्हाइट है। तो देखो, रेड कितना मिला, एक मिला, पिंक में कितना मिला, दो मिला है, और व्हाइट कितना मिला, एक मिला। देख लो ना, यहाँ पर तो दिख रहा है ना डब्बे में, ये देखो, ये रेड है, एक है, ये पिंक है, और ये क्या है, व्हाइट है, ठीक है। तो 1:2:1 का रेशियो है, और ये तो हो गया फिनोटिपिक रेशियो। वैसे ही जीनोटिपिक रेशियो भी सेम है,
है ना? कैपिटल आर 1 है, कैपिटल आर स्मॉल आर 1 है 2 है और स्मॉल आर 1 है। तो 1:1 का ही रेशियो हमें, सॉरी 1:2:1 का रेशियो हमें मिलता है, जीनोटिपिक रेशियो और फिनोटिपिक रेशियो दोनों। ठीक है, यहाँ पर भी लिखा हुआ है वही चीज, फिनोटिपिक रेशियो एंड जीनोटिपिक रेशियो, देख सकते हो सब चीज लिख दिया गया है डायग्राम में, है ना? तो इस डायग्राम से भी समझते हैं F1 जनरेशन में, सॉरी पेरेंट जनरेशन में, ये है रेड फ्लावर और ये है व्हाइट फ्लावर। ठीक है, इनका जब क्रॉस कराया तो हमें क्या मिला? ऑल पिंक फ्लावर मिला, जो कि क्या है? एक इंटरमीडिएट है। क्या है ये? इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट मिला, मतलब कि यहां पर क्या हुई? ब्लेंडिंग हो गई है, ब्लेंडिंग ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक है, ब्लेंडिंग हो गई है कैरेक्टर्स की, तो सभी हमें पिंक फ्लावर मिल गए। और जब आगे और क्रॉस कराए तो हमें एक रेड फ्लावर मिला, 2 पिंक फ्लावर मिले और एक व्हाइट फ्लावर मिल गया। ठीक है, तो यही क्या है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। याद रखेंगे रेशियो। ठीक है, जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो सेम होता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस में, है ना? यहां पर देखो ये सेम है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। अब एग्जांपल ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस और देख लेते हैं। यहां पर फ्लावर कलर इन एंटीरिनियम मेजस, जिसमें क्या होता है? अच्छा, इसे स्नैपड्रैगन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? स्नैपड्रैगन या डॉग फ्लावर भी कहते हैं। इसका रिजल्ट भी मिराबिलिस जैसा ही होता है। तो आपको एग्जाम्पल याद रखना है। कौन सा फ्लावर है? एंटीरिनियम मेजस का जो फ्लावर है उसके कलर में भी इनकम्प्लीट डोमिनेंसी देखी जाती है। इसे स्नैपड्रैगन भी कहा जाता है या डॉग फ्लावर भी कहा जाता है। फिर तीसरा एग्जाम्पल, फेदर कलर इन एंडलुसियन फॉल, है ना? तो फॉल जो है उसमें भी फेदर कलर जो है इनकम्प्लीट डोमिनेंस को फॉलो करता है। इसमें ब्लैक और व्हाइट का जब क्रॉस किया जाता है तो F1 जनरेशन में ब्लू कलर का हमें क्या मिलता है? प्रोजेनी मिलता है। ये भी इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जाम्पल। ठीक है, तो इस वाले क्रॉस से आप किसी भी क्रॉस को करा सकते हैं। सेम ऐसा ही क्रॉस हर जगह आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। नाउ आता है कोडोमिनेंस। ठीक है, क्या आता है? कोडोमिनेंस या सह प्रभुत्व। आप इंग्लिश में याद रखेंगे कोडोमिनेंस। यहां पर फिनोमिनन, इस फिनोमिनन में जीन की दोनों एलील अपने अपने कैरेक्टर्स को F1 प्रोजेनी में व्यक्त करती है। मतलब कि पिछले वाले में क्या हो रहा था? दोनों एक दूसरे के साथ ब्लेंड होकर कुछ तीसरा नया बना रहे थे, बट यहां पर क्या है पता है? दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर नया नहीं बना रहे, दोनों आपस में शो कर रहे हैं अपने आप को। जैसे मैं यहाँ पर आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। ये एक प्रोजेनी इस कलर का, ये दूसरा प्रोजेनी इस, सॉरी प्रोजेनी नहीं, पेरेंट। ठीक है, ये एक पेरेंट है पर्पल कलर, दूसरा पेरेंट है पिंक कलर। एग्जांपल समझा रहा हूँ ना। अब इनके जो बच्चे आएंगे ना, इनके जो बच्चे होंगे वो कैसे होंगे बताओ? इनके बच्चे मिक्स होंगे क्या? है ना? तो बिल्कुल मिक्स होंगे, लेकिन क्या उनके बच्चे में ये कलर भी रहेगा? है ना? उनके बच्चे में, मान के चलो ये उनका बच्चा है, तो उनके बच्चे में ना ये वाला कलर भी कहीं कहीं पर पाया जाएगा और ये वाला भी कलर कहीं कहीं पर पाया जाएगा। ऐसे दोनों कलर का एक्सप्रेशन रहेगा, लेकिन मिक्सिंग नहीं होगी ना। भाई पर्पल और ब्लू मिलकर कुछ नया कलर बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कलर की मिक्सिंग नहीं हो रही है। मिक्सिंग किस में होती है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस में। बट यहाँ पर क्या होता है पता है? कि यहाँ पर हो रहा है दोनों अपने आप को अलग अलग इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस करते हैं। यही कोडोमिनेंस है, मतलब साथ साथ चलते हैं। जैसे दो कपल है ना? दोनों चाह रहे कि भाई मेरा भी चलना चाहिए, तुम्हारा भी चलना चाहिए। तो उन लोग डिसाइड क्या किए कि चल यार, एक दोनों लड़ रहे हैं, लेकिन फिर वो डिसाइड करे कि चल एक बार तेरा चलेगा, एक बार मेरा चलेगा, है ना? एक राय तुम्हारा सुना जाएगा, दूसरी राय मेरी सुनी जाएगी, है ना? तो ये है। लेकिन इनकम्प्लीट डोमिनेंस में वो लोग एक दूसरे का सुन ही नहीं रहे हैं, कुछ तीसरा नया रूल निकल जा रहा है। तो ये चीज है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। बट यहाँ पर को डोमिनेंस में दोनों साथ साथ मिलकर चल रहे हैं। तो इस बात को आपको याद रखना है। अब आगे हम लोग इसी में बढ़ते हैं। यहां ब्लेंडिंग मिलावट नहीं होती, इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखना। यहां पर कोई ब्लेंडिंग नहीं होती। देखो यहाँ पर ब्लेंड नहीं कराया हूं मैं, अलग अलग एक्सप्रेस हो रहा है। दोनों कैरेक्टर समान रूप से व्यक्त होते हैं। बिल्कुल जैसे आप अपने गांवों में गाय वाय देखे होंगे, तो कोई कोई गाय ऐसी होती है या बैल जिसके बॉडी में ब्लैक कलर भी है, व्हाइट कलर भी है ना? दोनों कलर है, धब्बे धब्बे पाए जा रहे हैं। तो वो क्या है पता है? कोडोमिनेंस का एग्जांपल है। एग्जांपल ऑफ कोडोमिनेंस में कैटल कोट कलर, वही गायों में जो कलर पाई जाती है। ठीक है, जैसे ब्लैक काउ का व्हाइट बैल के साथ में अगर क्रॉस होता है तो प्रोजेनी में रोन या ब्लैक व्हाइट का पैचेस दिखेगा, ब्लैक व्हाइट का कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा उनके जो बच्चे रहेंगे उनमें, है ना? तो जब रोन F1 को सेल्फिंग कराया जाता है या सेल्फ पॉलिनेट कराया जाता है तो F2 रेशियो क्या होता है पता है? ब्लैक भी रहेगा, रोन वाले भी मिलेंगे और व्हाइट वाले भी मिलेंगे, लेकिन ये 1:2:1 के रेशियो में रहता है। यहाँ पर भी आपको याद रखना है,
F1 सॉरी फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो दोनों सेम होता है। एनिमल में F2 जनरेशन सिब मेटिंग क्रॉस से प्राप्त की जाती है। ठीक है, एनिमल में ना F2 जनरेशन जो है ना सिब मेटिंग क्रॉस। अब देखो प्लांट में तो भाई बहन वाला कोई किस्सा रहता नहीं है ना, तो हमें प्लांट में जो F1 जनरेशन मिला, F1 जनरेशन उनका क्रॉस करा दिए, तो उनमें भाई बहन वाला तो कोई किस्सा है ही नहीं, उन्हीं प्लांट्स के साथ क्रॉस करा दिए। लेकिन एनिमल में क्या होता है पता है, एनिमल में भी F1 जनरेशन का ही क्रॉस कराते हैं, लेकिन वहां पर वो सब भाई बहन होंगे ना। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर आपको क्रॉस करके दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको बढ़िया सा सुंदर सा एक क्रॉस करके दिखाता हूँ। ठीक है, जिससे आपको समझ आ जाएगा, है ना। हमारे पास हाँ बहुत जगह है, हमारे पास हो जाएगा आराम से, बहुत जगह है। ठीक, देखो ध्यान से देखेंगे। तो हम क्या करेंगे, ब्लैक काऊ ले लेते हैं और मतलब एक गाय लेते हैं ब्लैक कलर की और व्हाइट कलर का बैल है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ भाई साहब, है ना, ब्लैक और इधर व्हाइट। ठीक, अब ब्लैक वाले को हम जीनोटाइप दे देते हैं कैपिटल R1 और कैपिटल R1, और व्हाइट वाले को कैपिटल R2 कैपिटल R2। ये उनका जीनोटाइप। इन दोनों के बीच में जब क्रॉस कराएंगे तो F1 प्रोजेनी क्या आ जाएगा हमारा, कैपिटल R1 कैपिटल R2, ये आएगा। F1 प्रोजेनी यही आएगा। अब ये जो है ना तो ब्लैक है और ना तो व्हाइट है, मतलब ये ब्लैक और व्हाइट दोनों है ना। ब्लैक और व्हाइट को मिलाकर कोई नया कलर नहीं बन रहा है, यहाँ पर ब्लैक और व्हाइट दोनों होंगे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रोन कलर बोलते हैं। ये है हमारा F1 जनरेशन, और यहां पर जो बच्चे बनेंगे वो कैसे होंगे, रोन कलर। ठीक है, ROAN। ठीक है, रोन प्रोजेनी होंगे। अब इनके भी, अब देखो भाई, ये जितने भी बच्चे आएंगे यहाँ पर सभी रोन कलर के हैं। अब ये सभी भाई बहन ही तो होंगे, क्योंकि दोनों के बच्चे हैं ये, तो सभी भाई बहन होंगे। इन्हीं के बीच में जब क्या किया जाता है, सेल्फिंग कराया जाता है, मेटिंग कराया जाता है, तो इसे सिब मेटिंग कहा जाता है। क्या कहा जाते हैं, सिब मेटिंग क्रॉस कहते हैं। क्या बोलते हैं, सिब मेटिंग क्रॉस कहा जाता है। अब क्रॉस कराएंगे तो भाई साहब ये R1 R2 का क्रॉस कराएंगे हम लोग, R1 R2 इन्हीं से क्रॉस करा रहे हैं। तो यहाँ पर बना देते हैं पनेट स्क्वायर, है ना, पनेट स्क्वायर ऐसे मैंने बना दिया यहाँ पर। चलो ये रहा, और यहाँ पर ये। ठीक है, अब एक को एक साइड लिखेंगे, है ना, तो मैं लिख देता हूँ R1 R2, यहाँ पर R1 ये R2, दोनों का जब क्रॉस कराएंगे तो ये हो जाएगा R1 R2 R1 सॉरी R1 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 R2, ये भी R1 R2 और ये R2 R2। अब देखो यहाँ पर मेरे को तीन प्रकार के प्रोजेनी मिले हैं। ये तीन प्रकार के प्रोजेनी क्या है, देखो ये है R1 R1 ये वाले मिले, R1 R2 वाले मिले, और R2 R2 दो तीनों मिले। ठीक है, तो ये क्या था हमारा, ब्लैक था, जैसे कि पेरेंट थे तो ब्लैक वाले भी मिले। ये क्या था हमारा, व्हाइट था, नहीं ये रोन रहेगा। ठीक है, क्योंकि ये देखो यहाँ पर R1 R2 रोन है, तो ये ROAN रोन मिले, और ये क्या हो जाएगा हमारा, व्हाइट। तीनों प्रकार के मिल रहे हैं। इसका नंबर कितना है, R1 R1, है ना, तो ये कितना है हमारा, ये रहा R1 R1, ये कितना है, एक है। R1 R2 कितना है, दो है, और R2 R2 कितना है, एक है। तो ये एक, ये दो, और ये एक। इसका मतलब क्या है, फिनोटाइप में अगर बात करते हैं, फिनोटाइप, ये कितना है, ब्लैक कितना है, एक, रोन कितना है, दो, और व्हाइट कितना है, एक है। तो ये फिनोटिपिक रेशियो हुआ। और वैसे ही अगर हम बात करते हैं जीनोटाइप की, ठीक है, तो जीनोटाइप में हमको R1 R1 वाले कितने मिले, वन, R2 R1 R2 वाले कितने मिले, दो, और R2 R2 वाले कितने मिले, एक। तो फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो यहाँ पर सेम होता है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। मैं यहाँ पर बढ़िया सा रेड कलर में लिख देता हूँ, ये नोट के तौर पे आपको याद रखना है कि इस एनालिसिस से हमें ये पता चलता है कि फिनोटिपिक रेशियो एंड जीनोटिपिक रेशियो हमेशा कोडोमिनेंस में सेम होता है, और वैसे ही इनकम्प्लीट डोमिनेंस में हमने देखा था। ठीक है, सेम होता है। तो कोडोमिनेंस में फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक रेशियो सेम
होता है, ठीक है? फिनोटाइपिक रेशियो एंड जीनोटाइपिक रेशियो कोडोमिनेंस में सेम होता है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक? अब कुछ स्पेशल पॉइंट्स हैं जिनको आपको और ध्यान में रखना है और ये स्पेशल पॉइंट क्या है, ये देखो। स्पेशल पॉइंट्स, ठीक है? इन स्पेशल पॉइंट को याद रखना है। तो क्या है भाई साहब ये स्पेशल पॉइंट? बड़े ध्यान से देखो, है ना? इनकम्प्लीट डोमिनेंस में कैरेक्टर का ब्लेंडिंग होता है फिनोटिपिकली, है ना? इनकम्प्लीट डोमिनेंस में ये वैसे हमने बात कर लिया है, ठीक है? देखो, इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है? कैरेक्टर्स, हमने देखा था रेड और व्हाइट का जब क्रॉस करा रहे थे फ्लावर का तो पिंक कलर मिल रहा था, मतलब ब्लेंड होके आ रहे थे, ब्लेंडिंग हो रही थी, मिक्सिंग हो रही थी, है ना? कैरेक्टर्स की मिक्सिंग या ब्लेंडिंग होती है, ठीक है? और कोडोमिनेंस में दोनों जीन्स अपने अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस करते हैं साइड बाय साइड। कोडोमिनेंस कोडोमिनेंस में जीन के दोनों एलील या क्या लिख सकते हैं, जीन ऑफ अ पेयर, ठीक है? जीन के दोनों एलील, जीन के दोनों एलील साइड बाय साइड एक्सप्रेस होते हैं। यहां पर कोई ब्लेंडिंग नहीं होती, नो ब्लेंडिंग, ठीक है? कोई ब्लेंडिंग यहां पर देखने को नहीं मिलती, मतलब कि दोनों कैरेक्टर इंडिपेंडेंट होते हैं ईच अदर के, मतलब एक दूसरे के। दोनों कैरेक्टर एक दूसरे के से इंडिपेंडेंट होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, है ना? एक दूसरे से दोनों कैरेक्टर इंडिपेंडेंट होते हैं। अच्छा, कोडोमिनेंस के और भी एग्जांपल्स हैं, ठीक है? कोडोमिनेंस के और भी एग्जांपल्स हैं। इसको हम लोग वो कर देते हैं, पार्टीशन कर देते हैं, ठीक है? कोडोमिनेंस के और एग्जांपल, एग्जांपल ऑफ कोडोमिनेंस, कोडोमिनेंस, एग्जांपल्स ऑफ कोडोमिनेंस और देख लेते हैं कौन-कौन से एग्जांपल है ना? अभी तो गाय वाला देखे हम लोग, कैटल वाला। एक और आता है एबी ब्लड ग्रुप इनहेरिटेंस, ठीक है? एबी ब्लड ग्रुप में भी कोडोमिनेंस देखा जाता है, मतलब आईए, आईबी जो है ना, दोनों साथ-साथ रहते हैं, इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस होते हैं, ठीक है? तो पहला आता है एबी ब्लड ग्रुप इनहेरिटेंस, अभी देखेंगे हम लोग ब्लड ग्रुप वाला, हाँ, इसी लेक्चर में ही देखेंगे। एबी ब्लड ग्रुप का इनहेरिटेंस, जिसमें कि जो एलील होते हैं आईए और एलील होते हैं आईबी, ये दोनों साथ में, एबी जिनका ब्लड ग्रुप होता है उनका एलील क्या होता है, आईए और आईबी, ये दोनों अलग-अलग एलील हैं, लेकिन आपस में साथ में एक्सप्रेस हो रहे हैं ना, ठीक है? तो ये रहा। दूसरा एग्जांपल एक और आता है कैरियर ऑफ सिकल सेल एनीमिया, इसको भी आज ही पढ़ेंगे, ठीक है? ये है दूसरा और ये है तीसरा, कैरियर ऑफ सिकल सेल एनीमिया, कैरियर ऑफ सिकल सेल एनीमिया, जिसमें भी एचबीए एंड एचबीएस साथ में रहते हैं और अलग-अलग एक्सप्रेस होते हैं, ठीक है? एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करते ये लोग, ठीक? तो ये रहा हमारा इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अब पहला हमने देखा क्या, यहाँ पर हमने पहला क्या देखा, जीन इंटरैक्शन में एलिलिक इंटरैक्शन के अंतर्गत पहला देखा इनकम्प्लीट डोमिनेंस, है ना? और फिर उसके एग्जांपल्स पढ़ लिए। फिर दूसरा हमने देखा क्या, एग्जांपल ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ये भी देख लिए। फिर दूसरा देखा कोडोमिनेंस, है ना? अब कोडोमिनेंस में पहला एग्जांपल हम लोग देखे, कौन-सा एग्जांपल लिए थे? ये एग्जांपल, पहला एग्जांपल था ये, ठीक है? ये रहा पहला एग्जांपल। फिर हमने यहाँ पर दूसरा एग्जांपल और देखा, एबी ब्लड ग्रुप, और फिर तीसरा देखा कैरियर ऑफ सिकल सेल। तो ये था हमारा दूसरा इनकम्प्लीट डोमिनेंस, सॉरी कोडोमिनेंस। अब तीसरा देखेंगे मल्टीपल एलिलिक एलील, है ना? मल्टीपल एलिलिज्म जिसे कहा जाता है, मल्टीपल एलील, ठीक है? तो ये मल्टीपल एलील क्या होता है पता है? ध्यान से देखना, अगर 2 से ज़्यादा अल्टरनेटिव फॉर्म पाए जा रहे हैं किसी जीन के, तो उसे मल्टीपल एलील कहते हैं। मतलब हमने अभी तक देखा
कि मान के चलो प्लांट के टॉलनेस के लिए 2 जीन है भई, मतलब 2 एलील हैं, एक कैपिटल T, है ना? और एक स्मॉल t, 2 एलील हुए, है ना? अगर किसी जीन के 2 से ज़्यादा एलील पाए जा रहे हैं, तो वो क्या होता है? मल्टीपल एलील के अंतर्गत आता है, मोर देन 2 अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ सेम जीन, है ना? एक ही जीन के 2 से ज़्यादा एलील, एक ही जीन के 2 से ज़्यादा एलील पाया जाता है, तो इसे मल्टीपल एलील कहा जाता है। और मल्टीपल एलील जो है म्यूटेशन की वजह से होता है ना? ड्यू टू फॉर्म्ड ड्यू टू म्यूटेशन, म्यूटेशन की वजह से मल्टीपल एलिज्म का कॉन्सेप्ट आता है ना? मल्टीपल एलील जो है सेम लोकस पर होमोलोगस क्रोमोसोम पर रहते हैं। जैसे मैंने बताया था ना कि भाई एक जीन है जिसके जो एलील हैं 2 होमोलोगस क्रोमोसोम में सेम जगह पर रहेंगे। जैसे यहाँ पर कैपिटल टी है, तो यहाँ पर इसी जगह में दूसरे क्रोमोसोम में जो होमोलोगस क्रोमोसोम उसमें यहाँ पर रहेगा ये। अब भाई अगर मल्टीपल एलील है तो उनके भी एलील सेम लोकस पर ही रहेंगे, याद रखना सेम लोकस, ठीक है? तो लोकस सेम होता है मल्टीपल एलील का, है ना? मल्टीपल एलील सेम लोकस पर रहते हैं। मल्टीपल एलील सेम होमोलॉगस क्रोमोसोम के होमोलॉगस क्रोमोसोम के सेम लोकस पर रहते हैं, सेम लोकस पर रहते हैं। होमोलॉगस क्रोमोसोम के सेम लोकस पर रहेंगे मल्टीपल एलील, ठीक है? अब याद रखना एक डिप्लॉयड इंडिविजुअल जो है हमेशा 2 एलील कंटेन करता है और कोई भी गैमीट है वो हमेशा एक एलील कंटेन करता है। लेकिन हमें जीनोटाइप कैलकुलेट करना है, ठीक है? चलो यहाँ पर इस बात को मैं लिखता हूँ। क्या लिखेंगे? डिप्लॉयड इंडिविजुअल, डिप्लॉयड इंडिविजुअल हमेशा 2 एलील रखेगा, ठीक है? भाई उसके पास टॉल वाला भी रहेगा, ड्वार्फ वाला भी रहेगा, है ना? या जैसे कोई डिप्लॉयड इंडिविजुअल है तो उसके पास कैपिटल टी रह सकता है, या तो कैपिटल टी स्मॉल टी रह सकता है, और या तो स्मॉल टी, 2 एलील रख रहा है। लेकिन गैमिट हमेशा 1 एलील ही रखेगा, जैसे कि या तो कैपिटल टी और या तो स्मॉल टी, बस यही है ना? बहुत आसान सा ये कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पर अगर हमको अगर जीनोटाइप कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है? जीनोटाइप कैलकुलेट करना है। तो हमने नॉर्मल देखा था 2 एलील वाले कंडीशन में, जीनोटाइप को कैसे कैलकुलेट कर रहे थे भाई साहब, है ना? जीनोटाइप फॉर 2 एलील, ठीक है? 2 एलील के लिए जीनोटाइप कैसे कैलकुलेट कर रहे थे? 3 टू दी पावर n, और n क्या था? नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस, ठीक है? लेकिन यहाँ पर जीनोटाइप हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं फॉर मल्टीपल एलील। अगर एक से 2 से ज्यादा एलील है तो वहां पर हम लोग जीनोटाइप कैसे कैलकुलेट करेंगे? अलग अलग पॉसिबल केस हो गए तो यहाँ पर क्या करेंगे? n+1 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है? n+1 डिवाइडेड बाय 2, और n क्या है? नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस कंडीशन। नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस कंडीशन क्या है हमारा? वो है, क्या है हमारा? मतलब n का मतलब ही नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस, ठीक है? जितने भी हेटेरोजाइगस का नंबर होगा, है ना? या हेटेरोलॉगस का नंबर होगा, उतना ही n की वैल्यू होगी, ठीक है? चलो, तो ये बात हुई। अब आगे, अच्छा सॉरी, नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस यहाँ पर नहीं होगा, n इज द नंबर ऑफ एलील, n इज द नंबर ऑफ एलील। उसमें यहाँ पर n नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस है, लेकिन यहाँ पर n जो है ना नंबर ऑफ एलील है। अब इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे अभी मैं आपको बताता हूँ, बड़े ध्यान से देखना। एग्जाम्पल देख रहे हैं हम लोग मल्टीपल एलील एलील का, ठीक है? एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल एलील। ये एग्जाम्पल देखोगे आपको आराम से समझ आ जाएगा, प्यार से देखना एकदम, है ना? बहुत आसान भाषा में आपको समझ आने वाला है अभी,
ठीक है? जैसे पहला आता है ABO ब्लड ग्रुप, पहला, ठीक है? ABO ब्लड ग्रुप, ठीक है? ABO ब्लड ग्रुप की अगर हम बात करते हैं, ABO ब्लड ग्रुप में ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम जो है 3 एलील के द्वारा डिटरमाइन होता है, ठीक है? यहाँ पर 3 एलील रहते हैं। 3 एलील, 3 एलील, कौन-कौन से 3 एलील होंगे भाई साहब? एक होगा क्या हमारा IA, एक होगा क्या IB और एक होगा क्या ओनली स्मॉल आई, ठीक है? तो याद रखना एबीओ ब्लड ग्रुप में ब्लड को डिटरमाइन करने वाला जो जीन है वो आई जीन है और उस आई जीन के 3 एलील हैं, IA, IB और I। ये 3 जीन हैं, सॉरी 3 एलील हैं और इन्हीं 3 एलील के कॉम्बिनेशन से ही कितने प्रकार के ब्लड ग्रुप बनते हैं? 4 प्रकार के। ब्लड ग्रुप A, ब्लड ग्रुप B, ब्लड ग्रुप C, सॉरी AB और ब्लड ग्रुप O, 4 प्रकार के। तो यहाँ पर हमारा जो, इसको कलर चेंज कर लेते हैं, हमारा जो IA है वो डोमिनेंट एलील है, ठीक है? IA ये कैसा है? डोमिनेंट एलील, ठीक है? ये IA कैसा डोमिनेंट एलील है। IB कैसा है? ये भी डोमिनेंट एलील है, ठीक है? ये भी क्या है? डोमिनेंट एलील है, बट यहाँ पर जो सिर्फ I है, ये कैसा है? रिसेसिव, ठीक है? तो रिसेसिव में जब सिर्फ आई आएगा, दोनों आई एलील रहेंगे, तभी जाकर वो अपना एक्सप्रेशन शो करेगा। जैसे पॉसिबल फिनोटाइप क्या-क्या हो सकते हैं? ए, बी, AB और O, है ना? यहाँ पर क्या-क्या ब्लड ग्रुप होता है? पॉसिबल फिनोटाइप्स क्या-क्या होंगे? A, B, AB एंड O। अब ये इन्हीं तीनों एलील के आधार पर 4 ब्लड ग्रुप बनते हैं। कैसे-कैसे बनते हैं? एक टेबल है जिससे आपको आसानी से समझ आ जाएगा। जैसे कि अगर A ब्लड ग्रुप है मतलब क्या? उसके एलील क्या-क्या हो सकते हैं पता है? या तो IA होंगे या तो IAI होगा। क्योंकि IA जो है डोमिनेंट है, तो यहाँ पर सिर्फ स्मॉल i है, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो जहाँ-जहाँ पर भी IA अकेला है मतलब A ब्लड ग्रुप है ना? मतलब IA अकेला है तो A ब्लड ग्रुप है ऐसा नहीं है, लेकिन IA और IAI ये दोनों रहेगा तब A ब्लड ग्रुप। और इसमें एंटीजन क्या पाया जाता है? A पाया जाता है और इसमें एंटीबॉडी क्या पाया जाता है? B पाया जाता है। एंटीबॉडी B पाया जाता है। ठीक है? फिर ब्लड ग्रुप बी की बात करते हैं तो इसमें IB और IBI ये हमारा क्या है? एलील है। और फिर अगर हम बात करते हैं, इसमें एंटीजन पाया जाएगा बी और एंटीबॉडी ए पाया जाएगा। ठीक है? तो इसीलिए बी वाला ए को ब्लड नहीं दे सकता, ए वाला बी को ब्लड नहीं दे सकता क्योंकि बी वाले का एंटीजन ए वाले के एंटीबॉडी से रिएक्ट कर जाएगा और बी वाले का एंटीबॉडी ए वाले के एंटीजन से रिएक्ट कर जाएगा। एंटीजन एंटीबॉडी का कॉन्सेप्ट आप जानते ही होंगे, है ना? तो ये चीज़ है। अब और इसको ब्लड वाले चैप्टर में अच्छे से पढ़े भी हैं, सुधीर सर पढ़ाए हैं आपको, ठीक है? AB ब्लड ग्रुप में IA और IB दोनों रहेगा, मतलब दोनों ये देखो यहाँ पर कोडोमिनेंस हम लोग एग्जांपल देख रहे हैं ना, तो IA-IB ब्लड मतलब IA-IB वाला जो कंडीशन है एलील का, वो AB ब्लड ग्रुप शो कर रहा है। यहाँ पर ना तो A ही अपना शो कर रहा है, ना तो B, दोनों मिलकर शो कर रहे हैं। तो यहाँ पर कोई ब्लेंडिंग तो नहीं हो रही है, लेकिन दोनों आपस में साथ में एक्सप्रेस हो रहे हैं। तो यही कोडोमिनेंस का एग्जांपल यहाँ पर दिया है ना? दोनों में A, B एंटीजन पाया जाएगा लेकिन एंटीबॉडी इनके पास नहीं पाया जाता, ठीक है? तो इसीलिए AB वाले को हर कोई क्या दे सकता है? ब्लड दे सकता है, ठीक है? फिर O के पास II जीन है, मतलब एलील है और इनके पास कोई एंटीजन नहीं पाया जाता लेकिन एंटीबॉडी A और B दोनों पाए जाते हैं, ठीक है? चलो, तो इतनी बातें आपको आसानी से समझ आ गई होगी। अब यहाँ पर हम लोग पॉसिबल जीनोटाइप नंबर कैलकुलेट करते हैं। हमने देखा यहाँ पर 3 प्रकार के एलील हैं, नंबर ऑफ एलील 3 प्रकार के हैं। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? नंबर ऑफ एलील, नंबर ऑफ एलील कितने हैं? 3, मतलब n की वैल्यू कितनी होगी? 3 होगी, ठीक है? n की वैल्यू क्या होगी? 3 होगी, ठीक? n की वैल्यू क्या होगी? 3 होगी, है ना? तो यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे हम लोग पॉसिबल जीनोटाइप नंबर क्या होगा, ठीक है? पॉसिबल जीनोटाइप नंबर क्या होगा? पॉसिबल जीनोटाइप नंबर, पॉसिबल जीनोटाइप नंबर क्या होगा? 3 प्लस 1/2 क्योंकि भाई यहाँ पर n
n+1/2 ये फॉर्मूला है। अब हमको पता चल गया कि n बराबर 3 है, तो कैलकुलेट कर लेते हैं भाई, है ना? 3 3 धन 1 3 + 1/2 तो यहाँ पर आपको 6 जीनोटाइप देखने को मिलेंगे, ठीक है? और 6 जीनोटाइप हमने देख लिया यहाँ पर, ये देखो इसी डब्बे में देखो, ये एक जीनोटाइप, ये दूसरा जीनोटाइप, ये तीसरा जीनोटाइप, चौथा जीनोटाइप, पाँचवाँ और ये छठवां, 6 जीनोटाइप दिखा? ठीक है, ये रहा। अच्छा दूसरा एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करते हैं इसमें, दूसरे एग्ज़ाम्पल की, तो दूसरा एग्ज़ाम्पल हमारा आ जाता है कोट कलर इन रैबिट। कोट कलर इन रैबिट। रैबिट में कोट कलर, इसमें 4 एलील होते हैं। ये भी मल्टीपल एलिज्म का एग्ज़ाम्पल है। 4 एलील पाया जाता है, ठीक है? एग्ज़ाम्पल दूसरा है ये, ठीक? तो यहाँ पर हमने मल्टीपल एलील का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लिया। अब हम बात करेंगे लेथल जीन क्या होता है? किसकी बात करेंगे? लेथल जीन क्या होता है? तो लिथल जीन का मतलब क्या होता है? ऐसा जीन जो कि अगर होमोजाइगस कंडीशन में आता है तो वो उस ऑर्गेनिज्म की डेथ करवा देता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? लीथल जीन बोलते हैं, ठीक है? जीन व्हिच कॉज़ डेथ ऑफ इंडिविजुअल, है ना? जीन जो कि डेथ करवा देता है। जीन जो है ऐसा जीन जो होमोजाइगस कंडीशन में ऑर्गेनिज्म की डेथ करवा देता है। जीन ऐसा जीन जो कि होमोज़ाइगस कंडीशन में अगर आता है तो वो ऑर्गेनिज्म की डेथ करवा देता है, ठीक है? तो उसे ही क्या बोलते हैं? लीथल जीन बोलते हैं। और याद रखना लीथल जीन जनरली डोमिनेंट भी हो सकते हैं, रिसेसिव भी हो सकते हैं, ठीक है? लीथल जीन जो है ना? लीथल जीन में भी क्या-क्या हो सकते हैं? डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों हो सकते हैं। लीथल जीन जो है डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों हो सकते हैं, बट मोस्टली ये लीथल होने के लिए रिसेसिव कंडीशन में ही पाए जाते हैं। मोस्टली रिसेसिव फॉर लिथैलिटी, ठीक है? मतलब कि अगर किसी ऑर्गेनिज्म की डेथ होनी है, तो जनरली वो अगर ये जीन रिसेसिव कंडीशन में आते हैं, तभी उस ऑर्गेनिज्म की डेथ होगी, ज़्यादातर, है ना? बट एक्सेप्शंस हो सकते हैं। अब या पहला कंडीशन देखते हैं हम लोग यहाँ पर, है ना? पहला, लिथल जीन सबसे पहली बार डिस्कवर किसके द्वारा किया गया? हमारे बहुत ही फेमस साइंटिस्ट एल क्यूनॉट के द्वारा। किसमें? कोट कलर ऑफ माइस, है ना? पहली बार फर्स्ट टाइम फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड, ठीक है? बाय एल क्यूनॉट। किसमें? इन कोट कलर ऑफ माइस। चूहे के कोट कलर में पहली बार लीथल जीन को देखा गया, ठीक है? अब यहाँ पर याद रखेंगे उनका कलर कैसा-कैसा था? तो भाई साहब येलो कलर बॉडी जो था, येलो बॉडी कलर जो है डोमिनेंट था नॉर्मल ब्राउन बॉडी कलर पर, ठीक है? येलो बॉडी कलर जिसको हम लोग कैपिटल वाई से शो करेंगे, डोमिनेंट था ये किस पर? ये किस पर डोमिनेंट था? डोमिनेंट ओवर डोमिनेंट ओवर नॉर्मल, ठीक है? नॉर्मल ब्राउन बॉडी कलर, नॉर्मल ब्राउन बॉडी कलर जिसको हम लोग स्मॉल वाई से डिनोट करेंगे, ठीक है? स्मॉल वाई से डिनोट कर दिए, ठीक है जी? अब यहाँ पर येलो कलर का जो जीन था वही लीथल जीन था, है ना? येलो कलर का जो बॉडी मतलब येलो बॉडी कलर का जो जीन था वो क्या था? लीथल था। येलो बॉडी कलर जीन वाज लीथल। मतलब अगर कैपिटल वाई वाले कंडीशन में आएगा ना, तो वो उस ऑर्गेनिज्म की डेथ करवा देगा, ठीक है? अब आगे देखेंगे, तो हमेशा याद रखना होमोजाइगस येलो माइस कभी भी पॉपुलेशन में देखने को नहीं मिलेगा, है ना? होमोजाइगस
होमोजाइगस येलो माइस, homozygous yellow mice never found in population। क्यों नहीं मिलेगा भाई साहब? ये जो कैपिटल वाई वाला जो कंडीशन रहेगा होमोजाइगस येलो माइस, ये कभी नहीं दिखेगा क्योंकि ऑलरेडी हमको पता है कि येलो मतलब ये जो कैपिटल वाई वाला है वो लिथल है। अब ये दोनों साथ में आ गए तब तो फिर मार ही देगा ना, है ना? तो इसलिए कैपिटल वाई वाला कभी भी किसमें नहीं दिखेगा? पॉपुलेशन में नहीं दिखेगा। तो अगर याद रखना, येलो माइस को क्रॉस कराया गया किसके साथ में? खुद के साथ में। येलो माइस को ही खुद के साथ में क्रॉस कराया गया, तो हमें क्या-क्या मिले पता है? 2:1 का रेशियो मिला। अब जैसे कि क्रॉस करा के देखते हैं, है ना? देखो, हम यहाँ पर क्या देखे? एक था कैपिटल वाई, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल था? येलो। और एक था स्मॉल वाई, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल था? ब्राउन। ठीक? अब भाई हमको ये पता है कि येलो वाला क्या है? डोमिनेंट है और यही लीथल भी है। डोमिनेंट है और ये क्या है? रिसेसिव है ना? तो भाई जहाँ पर भी कैपिटल वाई होगा, तो ये येलो ही होगा। जहाँ पर भी कैपिटल वाई, स्मॉल वाई होगा, मतलब ये येलो ही होगा। क्यों? क्योंकि वाई वाला कैपिटल वाई डोमिनेंट है और जहाँ पर स्मॉल वाई होगा, ये क्या होगा? रिसेसिव होगा, है ना? इतनी बात आपको समझ आई? कैसे-कैसे हो रहा है? ठीक है? ये डोमिनेंट और रिसेसिव का ही कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं। ठीक है? अब भाई हमने अभी कहा कि कैपिटल वाई जब साथ में आएँगे क्योंकि ये डोमिनेंट है और यही लीथल है। ठीक है? यही क्या है? लीथल है। कभी भी डोमिनेंट वाला साथ में आएगा मतलब यही लीथल है। तो ये वाला कभी भी पॉपुलेशन में नहीं दिखेगा। नेवर नेवर फाउंड इन पॉपुलेशन। पॉपुलेशन में देखने को नहीं मिलेगा कैपिटल वाई। ठीक है? अब हमको ये वाला देखने को मिल रहा है कैपिटल वाई स्मॉल वाई वाला। कैपिटल वाई स्मॉल वाई वाला जो कि हेटेरोजाइगस कंडीशन है। हेटेरोजाइगस कंडीशन में ये दोनों सर्वाइव करेंगे ना। भई ये स्मॉल वाई वाला तो हमेशा ही सर्वाइव करेगा क्योंकि ये नॉर्मल कंडीशन है। ठीक है? एकदम नॉर्मल। और ये है कैरियर। ठीक? तो इसको हम लोग लिखेंगे कैरियर और ये क्या है? नॉर्मल। ठीक? और ये दोनों जो है, दोनों को हम लोग क्या लिख सकते हैं? सर्वाइव। ठीक? सर्वाइव करेंगे। ठीक? तो भाई हमको स्मॉल वाई से कोई मतलब है नहीं क्योंकि हम लीथल जीन पढ़ रहे हैं ना। तो लीथल जीन में तो भाई स्मॉल वाई का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, कैपिटल वाई का ही कॉन्सेप्ट है। तो हम ना ये जो बीच वाला है, ये वाला कैपिटल वाई, स्मॉल वाई वाला, इसको क्रॉस करा के देखते हैं, क्या आता है। ठीक? तो जब हम कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल वाई ऐसे इधर कैपिटल वाई, स्मॉल वाई का जब क्रॉस कराते हैं, तो यहाँ पर हमें पनेट स्क्वायर बना देते हैं यहाँ पर। ये लो, ठीक है? पनेट स्क्वायर बना दिए। अब यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है, ध्यान से देखेंगे, ठीक है? एक तरफ रखा मैं कैपिटल वाई, स्मॉल वाई को, एक तरफ रखा मैं कैपिटल वाई, स्मॉल वाई को। ठीक है? यही होगा। इसको एक तरफ, दोनों का गैमेट निकालेंगे। फिर ये कैपिटल वाई, ये कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, ये कैपिटल वाई, स्मॉल वाई और ये स्मॉल वाई, स्मॉल वाई। यही हो जाएगा। तो भई यहाँ पर कैपिटल वाई वाला जो कंडीशन है, वो क्या हो जाएगा पता है? कैपिटल वाई डाई, इसकी डेथ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि कैपिटल वाई हमेशा जब भी साथ में आएगा तो ये लीथल कंडीशन है ना? लीथल कंडीशन, ठीक है? लीथल कंडीशन तो मर जाएगा। तो अब यहाँ पर सर्वाइव कौन-कौन करेंगे पता है? कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, ये सर्वाइव करेंगे और स्मॉल वाई, ये सर्वाइव करेंगे। 1 ये क्या करेंगे? सर्वाइव करेंगे। तो मतलब कि हमारा अच्छा ये जो है ना डाई कब होते हैं? एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही मर जाते हैं, ठीक है? अ, डेथ इन एम्ब्रियोनिक स्टेज। एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही मर जाते हैं कैपिटल वाई वाले। बाकी जो बचते हैं वो हैं 2 और 1 मतलब कैपिटल वाई, स्मॉल वाई वाले और स्मॉल वाई। तो भाई यहाँ पर जीनोटिपिक रेशियो क्या हो जाएगा पता है? 2:1 का रेशियो होता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ये लिथल जीन के कंडीशन में। ठीक है? अब वही हम फिर एक दूसरा एग्ज़ाम्पल देख लेंगे भाई यहाँ पर, है ना?
हमारे पास पेज अच्छा नहीं बचा है, कम पेज बचा है। ठीक है, इसी में देख लेते हैं ना। एक और एग्जांपल देख लेंगे। एक और एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है। ओ भाई, ये क्या हो गया? इसको साइड खिसकाते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं यहाँ पर, है ना? देखो, बड़े ध्यान से देखना। दूसरा एग्जांपल, ये तो था हमारा पहला एग्जांपल भाई, है ना? आजा भाई। एक सेकंड गाइस, ये ना खिसक नहीं रहा है। ठीक है। हट जा हट जा हट जा, क्या हो गया? दूसरा पेज नहीं आ रहा है। आजा 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 आजा, जस्ट वेट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा, है ना? देखो, तो दूसरा एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पर देखते हैं, एग्जाम्पल दूसरा। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देख रहे हैं क्या? प्लांट लेथल जीन को सबसे पहली बार डिस्कवर किसने किया? ईबॉर नाम के हमारे साइंटिस्ट ने स्नैपड्रैगन या एंटीरिनियम मेजस में। ठीक है, प्लांट में लिथल जीन किसने डिस्कवर किया? प्लांट में लिथल लिथल जीन को डिस्कवर किया, डिस्कवर्ड बाय किसके द्वारा? ई बॉर। ई बॉर के द्वारा डिस्कवर किया गया। ठीक है, किसमें? स्नैपड्रैगन में। ई बॉर इन स्नैपड्रैगन, स्नैपड्रैगन में पहली बार डिस्कवर किया गया, जिसे हम लोग एंटीरिनियम एंटीरिनियम ठीक है, एंटीरिनम मेजस भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? एंटीरिनम मेजस भी कहते हैं। तो स्नैपड्रैगन में याद रखना, स्नैपड्रैगन में होता क्या है ये याद रखना। ठीक है, स्नैपड्रैगन में क्या होता है? एक होता है गोल्डन लीव, गोल्डन लीव जिसको हम लोग कैपिटल जी से शो कर रहे हैं, और एक होता है ग्रीन लीव, ग्रीन लीव। ठीक है, ग्रीन लीव जिसको हम लोग स्मॉल जी से डिनोट करते हैं। अब हम गोल्डन और ग्रीन का जब हम सॉरी गोल्डन और गोल्डन का ही, क्योंकि यहाँ पर भी वही कैपिटल जी वाला कंडीशन आएगा, गोल्डन वाला डोमिनेंट है ना? तो कैपिटल जी वाला कंडीशन आएगा तो वो तो मर जाएगा, लेकिन कैपिटल जी स्मॉल जी वाला सर्वाइव करेगा। तो क्रॉस कराएंगे हम किसका किसका? कैपिटल जी स्मॉल जी का कैपिटल जी स्मॉल जी से। ठीक है, मतलब गोल्डन का ही गोल्डन से क्रॉस करवा रहे हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा पता है? पनेट स्क्वायर बना देता हूं मैं यहाँ पर। कैपिटल जी स्मॉल जी, कैपिटल जी स्मॉल जी। यहाँ पर कैपिटल जी आएगा, कैपिटल जी स्मॉल जी आएगा, कैपिटल जी स्मॉल जी और स्मॉल जी, ये वाला कंडीशन आएगा। तो इसमें भी मॉडिफाइड जो रेशियो रहेगा, क्योंकि होमोजाइगस गोल्डन लीव कभी भी नहीं मिलेगा, ये वाला जो है ना, ये वाला मर जाएगा। कैपिटल जी होमोजाइगस गोल्डन लीव डेथ हो जाएगी इसकी। ठीक है, तो हमें रेशियो क्या मिलेगा? रेशियो हमेशा 2:1 का ही मिलेगा, मतलब कि कैपिटल जी स्मॉल जी स्मॉल जी स्मॉल जी, यही वाला ही मिलेगा हमको हमेशा। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान में रखना है। चलो भाई साहब, अब अगला पेज चेंज कर लेते हैं। दूसरा तरीका मैंने ढूंढा वीडियो पॉज करके, ये है दूसरा तरीका, है ना? चलो, तो अब हम बात करते हैं प्लियोट्रॉपिक जीन की बात करेंगे। प्लियोट्रॉपिक जीन क्या होता है? ऐसा जीन जो कि एक से ज्यादा कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। देखो, हमारा कुछ बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं हमारी बॉडी में, जितने भी कैरेक्टर्स हैं सब एक एक जीन से कंट्रोल होते हैं, लेकिन कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं या सॉरी कुछ जीन ऐसे होते हैं जो कि एक से ज्यादा कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं, है ना? जीन विच कंट्रोल्स मोर देन वन कैरेक्टर इज कॉल्ड प्लियोट्रॉपिक जीन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग? एक जीन एक जीन एक से ज्यादा कैरेक्टर, अभी एग्जांपल से समझेंगे, कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, एक से ज्यादा कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, तो इसे क्या बोलते हैं? प्लियोट्रॉपिक जीन बोलते हैं। और ये जीन जो है
मल्टीपल फिनोटाइप इफेक्ट को शो करता है। ठीक है, मतलब एक ही जीन अलग अलग फिनोटाइप को कंट्रोल कर रहा है, अलग अलग कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है, तो मल्टीपल फिनोटाइप हुआ ना। ठीक है, हेलो, हाँ आवाज आ रहा है अच्छे से। ठीक है, तो यहां पर ये जीन हम लोग लिखेंगे, ये जीन मल्टीपल फिनोटाइप को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, मल्टीपल फिनोटाइप को ये कंट्रोल करते हैं। जैसे एग्जांपल में पहला देखते हैं। ठीक है, पी प्लांट में सिंगल जीन जो है, अकेला एक जीन ही 3 चीजों को कंट्रोल करता है। इन पी प्लांट सिंगल जीन किस किस चीज को कंट्रोल कर रहा है, देखना। पहला सीड कोट कलर है ना, पहला जो है सीड कोट कलर, सीड कोट कलर को कंट्रोल करा। दूसरा किसको कंट्रोल करा इसने, रेड स्पॉट इन एक्सिल ऑफ लीफ, लीफ का जो एक्सिल होता है उसमें रेड स्पॉट पाया जाता है कहीं कहीं पर, उसको भी यही जीन कंट्रोल कर रहा है, सिंगल जीन। ठीक है, एक ही जीन कंट्रोल कर रहा है इसको, रेड स्पॉट इन द एक्सिल ऑफ लीफ। ठीक है, और तीसरा कौन सा कैरेक्टर है, फ्लावर के कलर को भी यही कंट्रोल कर रहा है, फ्लावर कलर को भी कंट्रोल करने वाला एक अकेला जीन है। समझ रहे हो, तो ये है लीथल जीन का कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब यहां पर एक हम लोग किसमें देखे, हम लोग एक एग्जांपल देखे किसमें, प्लांट में। दूसरा एग्जांपल हम लोग देखते हैं किसमें, सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, दूसरा एग्जांपल यहां पर हम लोग देखेंगे सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, एग्जांपल है ये, एग्जांपल दूसरा, सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, सिकल सेल एनीमिया का एग्जांपल दूसरा देख रहे हैं हम लोग यहां पर। तो सिकल सेल एनीमिया आपको पता ही होगा कि जिसको भी सिकलिन रहता है, सिकल सेल एनीमिया रहता है, उनका जो ब्लड है वो हंसियाकार का हो जाता है, सिकल शेप का हो जाता है। नॉर्मली जो हमारे आरबीसी का शेप होता है वो कैसा होता है, हमारे आरबीसी का नॉर्मल शेप कैसा होता है, हमारे आरबीसी का नॉर्मल शेप होता है बेसिकली ओवल शेप का। लेकिन जिसको भी सिकल सेल रहता है उसका जो ब्लड है ना, वो थोड़ा सा मतलब आरबीसी जो है हंसियाकार का हो जाता है, सिकल शेप का हो जाता है। और ये ऑटोजोमल लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है, इसके बारे में आपको याद रखना है, ऑटोजोमल लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। ठीक है, ऑटोजोमल लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर मतलब क्या, ये सेक्स से मतलब सेक्स क्रोमोसोम से संबंधित नहीं है, ये है ऑटोजोम से संबंधित रिसेसिव डिसऑर्डर है, इसको याद रखेंगे, ऑटोजोम से संबंधित रिसेसिव डिसऑर्डर है ये, है ना। मतलब रिसेसिव कंडीशन में ही एक्सप्रेस होगा ये बीमारी, है ना, डोमिनेंट कंडीशन में नहीं होगा, रिसेसिव कंडीशन में होगा। ठीक है, तो यहां पर हम लोग इसको बड़े ध्यान से समझेंगे। यहां पर कौन सा जीन होता है पता है, जीन HBS, और ये बीटा यहां पर लिखता हूं क्योंकि हीमोग्लोबिन के बीटा चैन से संबंधित है ना। तो ये क्या प्रोवाइड करता है, क्लासिकल एग्जांपल प्रोवाइड करता है प्लियोट्रॉपी का, प्रोवाइड क्लासिकल एग्जांपल ऑफ प्लियोट्रॉपी, है ना, प्लियोट्रॉपी, PLEIOTROPY, प्लियोट्रॉपी का क्लासिकल एग्जांपल शो करता है। ठीक है, अब ये सिर्फ हीमोलाइटिक एनीमिया ही कॉज नहीं करता, ये जो जीन है, देखो हम अभी क्या पढ़ रहे हैं, प्लियोट्रॉपिक जीन पढ़ रहे हैं, तो एक जीन बहुत सारे कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता है, ये हम बात कर रहे हैं। तो यहां पर ये जो HBS जीन है ना, ये सिर्फ और सिर्फ एनीमिया ही कॉज नहीं करता है, ये क्या क्या कॉज करता है लिखते हैं, इसको मैं दूसरे कलर से लिखूंगा, ये सिर्फ एनीमी, क्योंकि प्लियोट्रॉपिक जीन का मतलब ही वही है कि जीन, एक जीन बहुत सारे कैरेक्टर्स को कंट्रोल कर रहा है, तो ये सिर्फ एनीमिया ही कॉज नहीं करता है, बल्कि और इसे क्या क्या होते हैं, इंक्रीज रेजिस्टेंट टू वन टाइप ऑफ मलेरिया, है ना, मलेरिया के लिए रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस टू मलेरिया
और वो भी कौन सा मलेरिया? प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम के द्वारा वाला मलेरिया, ठीक है, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, मतलब एक पैरासाइट है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम जो कि मलेरिया कॉज कराता है ना, ठीक है ना, मलेरिया। तो उस मलेरिया के लिए रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है ये जीन। और क्या प्रोवाइड कर रहा है ये? एनीमिया तो करा ही रहा है ना, सिकल सेल एनीमिया करा ही रहा है, साथ ही साथ मलेरिया के लिए रेजिस्टेंस, मतलब कि जिसको भी सिकल सेल एनीमिया है उनको मलेरिया की बीमारी नहीं होगी, क्योंकि सिकल सेल एनीमिया वाले पेशेंट में ये HBS जीन तो है, और ये HBS जीन उनमें मलेरिया तो सॉरी एनीमिया तो कॉज कराया, लेकिन साथ ही साथ उनको मलेरिया के लिए रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर दिया, मतलब उनको मलेरिया नहीं होगा, ठीक है। तो ये जो सिकल सेल HBS बीटा जीन है वो और क्या प्रोवाइड कराता है? प्लियोट्रोपिक इफेक्ट डेवलपमेंट ऑफ मेनी टिश्यूज एंड ऑर्गन, जैसे कि बोन, लंग्स, किडनी, स्प्लीन, हार्ट, इन सब के डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है। हेल्प इन डेवलपमेंट या बोन, और क्या लिखेंगे? अलग अलग ऑर्गन, लंग्स, ठीक है, फिर आपके हो जाएंगे किडनी, फिर आपके हो जाएंगे हार्ट, ये सभी ऑर्गन के डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है, ठीक है। मतलब ये क्या क्या प्रोवाइड कर रहा है? HBS जीन पहले तो एनीमिया कराया, सिकल सेल एनीमिया, लेकिन दूसरे उसी के साथ साथ ये मलेरिया के लिए रेजिस्टेंस भी प्रोवाइड करा रहा है, और उसी के साथ साथ बोन, लंग्स, मतलब हमारी बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स के लिए ये क्या प्रोवाइड कर रहा है पता है? मतलब अलग अलग ऑर्गन्स के डेवलपमेंट में ये मदद भी कर रहा है। तो क्या आपको इतनी बातें समझ आई? बिल्कुल समझ आई, ठीक। अब देखो यहां पर देखो, नॉर्मल कंडीशन समझते हैं। नॉर्मल कंडीशन में हमारे पास HbA जीन होता है ना, HbA जीन होता है जो रेड शेप का हीमोग्लोबिन, मतलब हमारे आरबीसी के शेप को रेड आरबीसी के शेप को ओवल रखता है। लेकिन मतलब नॉर्मल कंडीशन में देख रहे हैं ना, GAG और CTC ये जीन होता है। ए जीन का जो वो है ना कोडॉन, वो क्या है? GAG और CTC, है ना, मतलब GAG ऊपर का चेन में और नीचे के DNA चेन में CTC रहेगा, उसका अपोजिट। और फिर जब इससे mRNA बनता है तो ये CTC को ही कोड करते हुए, मतलब जो कोडिंग चेन होता है उसको कोड करते हुए GAG बनाया mRNA, और इस GAG से फिर 6 पोजीशन में ग्लूटामिक एसिड बनता है, और ये नॉर्मल HbA पेप्टाइड बनाया, मतलब नॉर्मल प्रोटीन बना, जिसकी वजह से ये जो हमारा ब्लड सेल है वो गोल शेप का है, ओवल शेप है। मतलब नॉर्मल कंडीशन में हमारे हीमोग्लोबिन के बीटा चैन के 6th पोजीशन में क्या बनता है? ग्लूटामिक एसिड बनता है। किसकी वजह से? क्योंकि HbA जीन, GAG और CTC ये दोनों रहते हैं वहां पर। अब यहां पर इस CTC को फॉलो करते हुए हमारा mRNA बनता है, और ये सेंट्रल डोग्मा ही तो है ना कि भाई यहां पर क्या होगा? ट्रांसक्रिप्शन होगा, है ना, ट्रांसक्रिप्शन, और यहां पर क्या होगा? ट्रांसलेशन होगा, ठीक है। तो ट्रांसक्रिप्शन से mRNA बना, और mRNA के बाद ये प्रोटीन बना, ये प्रोटीन चेन है ना, तो ये नॉर्मल प्रोटीन बना, जिसकी वजह से हमारे ब्लड यहाँ पर ओवल शेप के दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर सिकल सेल है तो सिकल सेल वाले में ना ये जो HbS जीन है ये एक्टिवेट होता है, और ये क्या कर रहा है पता है? यहाँ पर GTG यहाँ पर मतलब ए के जगह में टी जोड़ दे रहा है, ठीक है। अब ए के जगह में टी जोड़ा तो भाई यहाँ पर टी के बदले ए आता है ना, भाई DNA वही होता है ना, CTGC, तो C से G जुड़ता है, T से A जुड़ता है, G से C जुड़ता है, C से G जुड़ता है, यही है ना DNA, ठीक है। तो यहाँ पर वही है, ये एक चैन है, ये दूसरा चैन है। एक चैन में ए के जगह यहाँ पर टी आ जा रहा है ना, एक चैन में ए के जगह यहाँ पर टी है, और टी के जगह ए आ गया। तो इस कंडीशन में फिर mRNA भी तो अलग बनेगा ना, ए के जगह फिर यू बनेगा, क्योंकि mRNA में तो टी नहीं होता, थाइमिन नहीं होता है mRNA में, है ना, mRNA में यूरेसिल होता है थाइमिन की जगह में। तो भाई यहाँ पर mRNA क्या बना? GUG बना, और इस GUG mRNA की वजह से प्रोटीन क्या बन गया? वेलिन बन गया। मतलब सिकल सेल एनीमिया वाले में हीमोग्लोबिन के बीटा चैन में 6th पोजीशन में वेलिन बनता है, लेकिन नॉर्मल वाले में हीमोग्लोबिन के बीटा चैन के 6th पोजीशन में क्या बनता है? ग्लूटामिक एसिड रहता है। तो यहाँ पर वेलिन 6th पोजीशन में बन जा रहा है, जिसकी वजह से इसका शेप क्या हो गया? हंसियाकार हो गया, सिकल शेप का
हो जाता है। क्या आपको इतनी बातें समझ आई? तो यहाँ पर रेड ब्लड सेल के अमीनो एसिड को हम लोग कंपेयर करे हैं किसके अमीनो एसिड से? किसको अमीनो एसिड चेन से? सिकल सेल एनीमिया के चेन से कंपेयर किया, ठीक है? तो यहाँ पर हम लोग पूरा एलिलिक इंटरेक्शन को समझ चुके, जिसमें हम लोग क्या पढ़े? इनकम्प्लीट डोमिनेंस पढ़े, कोडोमिनेंस पढ़े, फिर प्लियोट्रोपिक जीन पढ़े, है ना? और उसके बाद फिर हम लोग क्या पढ़ लिए? लिथल जीन भी पढ़ लिए, है ना? और मल्टीपल एलील एबीओ ब्लड ग्रुपिंग भी पढ़ लिया। तो काफी बहुत सारे कॉन्सेप्ट आज के लेक्चर में हम लोग पढ़े हैं, और मैं उम्मीद करूंगा आप सभी को आज का कॉन्सेप्ट पूरा समझ आया होगा। नहीं समझ आया तो आप थोड़ा बार बार देखो, बिल्कुल आपको समझ में आएगा सारी चीजें, ठीक है? बहुत आसान भाषा में आपको चीजें समझाई जा रही है। कोई डाउट है तो डेफिनेटली आप इस नंबर पे नीचे दिया गया है, इस पे कमेंट बोलता हूँ, व्हाट्सएप मैसेज करिए और मुझे बताइए आपको क्या डाउट है, ठीक है? आपके सारे डाउट्स को क्लियर किया जाएगा, ठीक? चलो, तो मिलेंगे 5th लेक्चर में, और 5th लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? नॉन एलिलिक इंटरेक्शन को पढ़ेंगे, जिसमें अलग-अलग और कॉन्सेप्ट आते हैं, जैसे कि कॉम्प्लीमेंट्री जीन हो जाता है ना? एपिस्टेसिस, ये सब कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। सप्लीमेंट्री जीन एंड रिसेसिव एपिस्टेसिस वगैरह, है ना? ये सब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ लेंगे, ठीक है? चलो, तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।